वेलकम टू लॉ प्लेनेट। आइए आज हम सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस को अच्छी तरह समझते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1965 में डिसाइड किया था। ये केस पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर से डील करता है। आइए सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को देख लेते हैं। 1964 में राजस्थान गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को पास किया था और फिर बाद में पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में 17th अमेंडमेंट किया, जिसके थ्रू उसने आर्टिकल 31A के अंदर दी गई टर्म एस्टेट को और एक्सपेंड कर दिया और इस लैंड रिफॉर्म एक्ट की एंट्रीज 21 से लेकर 64 को 9th शेड्यूल में डाल दिया था। इस अमेंडमेंट से गवर्नमेंट के पास लैंड को एक्वायर करने की पावर और इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि 9th शेड्यूल में डाला हुआ कोई भी लॉ किसी भी कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता है। कई लैंडलॉर्ड्स ने इसी 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया और आर्टिकल 32 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की और कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है और साथ ही आर्टिकल 368 के द्वारा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे अमेंडमेंट्स नहीं कर सकती है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हो। आइए अब देखते हैं कि इस केस में लीगल इश्यूज क्या थे। जो सवाल शंकरी प्रसाद केस में उठा था वो ही सवाल इस केस में भी उठा कि क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज करके फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। दूसरा लीगल इशू ये था कि क्या आर्टिकल 368 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आर्टिकल 13 में दी गई टर्म लॉ के मीनिंग में इंक्लूड किया जाएगा। तीसरा लीगल इशू ये था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आर्टिकल 13 के अंडर एक ऑर्डिनरी लॉ ही है तो क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने वाले लॉज भी पास कर सकती है। आइए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन लीगल इश्यूज को किस तरह रिजॉल्व किया और अपने डिसीजन के लिए क्या रीजनिंग दी। इस केस में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, जिसमें चीफ जस्टिस गजेंद्र गढ़कर जी, जस्टिस वांचू जी, जस्टिस रघुबर दयाल जी, जस्टिस हिदायतुल्ला जी और जस्टिस मुधोलकर जी थे। जजेस ने 3:2 की मेजॉरिटी से इस जजमेंट को पास किया था। मेजॉरिटी ओपिनियन में ये कहा गया था कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है। मेजॉरिटी डिसीजन के हिसाब से 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल वैलिड था। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 में दी गई टर्म लॉ के अंदर आर्टिकल 368 द्वारा की गई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूड नहीं होती है। इस हिसाब से पार्लियामेंट अगर चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी पास कर सकती है। मेजॉरिटी डिसीजन से सभी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को सही माना गया और पिटिशनर्स की सभी आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया। ये जजमेंट भी शंकरी प्रसाद केस की तरह बिल्कुल गलत थी, जिसमें गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन देकर लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट नहीं किया। इस जजमेंट को आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन ध्यान दें कि जस्टिस हिदायतुल्ला जी और जस्टिस मुधोलकर जी ने इस केस में अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था। जस्टिस हिदायतुल्ला जी ने मेजॉरिटी ओपिनियन को नहीं माना और कहा कि फंडामेंटल राइट्स लोगों के लिए बहुत ही एसेंशियल है और ये पार्लियामेंट के लिए कोई खेलने की चीज़ नहीं है। वहीं जस्टिस मुधोलकर जी ने भी मेजॉरिटी ओपिनियन को रिजेक्ट किया और कहा कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है। थैंकफुली इसके बाद 1967 में सज्जन सिंह केस की इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ही गोलकनाथ के केस में ओवर रूल कर दिया था और कहा था कि आर्टिकल 368 के द्वारा किए गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी ऑर्डिनरी लॉज ही हैं और आर्टिकल 13 के मीनिंग में आते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। गोलकनाथ केस में ये ओपिनियन जस्टिस हिदायतुल्ला के डिसेंटिंग ओपिनियन पर बेस्ड था और केशवानंदा भारती केस जो 1973 में डिसाइड किया गया था उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया जस्टिस मुधोलकर जी के डिसेंटिंग ओपिनियन पर ही बेस्ड था। आशा करता हूँ आपको सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का ये केस अच्छी तरह समझ में आया होगा। ऐसे ही और केस एनालिसिस देखने के लिए लॉ प्लेनेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट केस एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।